बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। एमआरआई के बारे में देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाम में ही काम है। कोई भी मैग्नेटिक चीज़ को रेजोनेंस करके हम उसकी इमेज ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड यानी इसमें यूज़ होना है। ईज़ी हो गया, ठीक है। देखो बेसिकली ये जो आपकी ह्यूमन बॉडी है ना, इसके अंदर कह लें कि प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, या जिसको मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन न्यूक्लियर, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जब ह्यूमन बॉडी को मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा, ठीक है, तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ये खुद को अरेंज कर लेंगे अपने आप को। पहले समझ लो होता क्या है बेसिकली एमआरआई में, ठीक है। ये प्रोटॉन खुद को अरेंज कर लेंगे और वो ख़ास तरतीब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक ख़ास तरतीब बॉडी के अंदर बन जाती है। जब प्रोटॉन खुद को अरेंज कर लेंगे ना, तो हम इनको डिस्टर्ब करेंगे। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कह लें कि हम रेडियो वेव्स जो है ना वो मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेडियो वेव्स मारेंगे तो आप थोड़ी सी केमिस्ट्री याद करें कि जब हमारे पास वो आती है ना, उसको कोई चीज़ यानी सर्कुलेट कर रहे होते हैं प्रोटॉन वगैरह, जब इनको कोई चीज़ मिलती है तो ये ऊपर वाले शेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब ये बैक आते हैं तो यहाँ से वो अपनी शुआएँ खारिज करती हैं। थोड़ी-सी केमिस्ट्री आपको शायद याद हो। यही होता है, ठीक है। अब हमने जब इसके अंदर रेडियो वेव मारी तो प्रोटॉन बेसिकली क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएँगे या अपनी नॉर्मल पोज़ीशन से एक्साइटेड हो जाएँगे या जो भी होना है, लेकिन उनकी डिस्पर्शन हो जाएगी। अब जो जब ये सारी डिस्पर्शन हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, यकदम से रेडियो वेव रोक देंगे। जब रेडियो वेव रोकेंगे तो ये प्रोटॉन कहेंगे वाओ! हमारे ऊपर जो ये स्ट्रेस था ये ख़त्म हो गया। ये रीअरेंज कर लेंगे खुद को ये प्रोटॉन अब। जो डिस्पर्स प्रोटॉन थे वो अब खुद को, जब रेडियो वेव हमने बंद की तो ये रीअरेंज इन्होंने खुद को कर लिया। ठीक है? अब रीअरेंज कर लिया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में मैंने कहा ना, जब हाई शेल से लो शेल के अंदर आते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करती है। तो यही कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है कि वो सिग्नल जो है ना जवाबी कार्रवाई में, यूँ कह लें कि जवाबी कार्रवाई में वो क्या करेंगे, ख़ास तरह के सिग्नल जो है ना वो रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है? जब ये रिलीज़ करेंगे तो हमारे पास मशीन के पास मल्टीपल डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो इन प्रोटॉन की हरकतों को नोट कर रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे ऑल दीज़ सिग्नल्स को, ठीक है? ये सारे सिग्नल को डिटेक्ट करके कंप्यूटर में उनकी जो है ना एक ख़ास तरह की इमेज बन जाएगी और हमें जो है ना वो जो इमेज रिसीव होगी, जो 3D इमेज वो हमारे पास होगी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इतना सा हमारे पास है कि प्रोटॉन दरमियान में है, उसके गिर्द हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, फिर उसके ऊपर हमने रेडियो वेव्स मारी। वो उन्होंने अपने आप को पहले अरेंज किया था मैग्नेटिक में, जब रेडियो वेव मारी तो वो डी-अरेंज हो गए। जब हमने रेडियो वेव रोकी तो वो दोबारा अरेंज हो गए। उन्होंने ख़ास तरह के सिग्नल एमिट किए, वो डिटेक्टर से हमने डिटेक्ट करके उसकी एक ख़ास इमेज बना दी। इतना सा काम है। अगर मैं पूरे को करूँ ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अरेंजमेंट करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने क्या किया, उनको डी-रेंज किया बाय यूजिंग रेडियो वेव्स। फिर जब डी-रेंज हो गए हमने रेडियो वेव्स बिल्कुल रोक दी। फिर वो क्या कहे, रीअरेंज हुए, ठीक है? उन्होंने अपने आप को दोबारा रीअरेंज किया और फिर एट द एंड हमारे पास एक खूबसूरत सी इमेज बन गई। ये है हमारे पास। अब इमेजिंग भी हमारे पास 2 तरीके से है। एक है T1 वेटेड इमेजिंग और एक हमारे पास है T2 वेटेड इमेजिंग। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है? यहाँ पे है T1 वेटेड इमेजिंग, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है जी T2 वेटेड इमेजिंग। जो कितने स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स दी थी और कितनी देर बाद इस सिग्नल डिटेक्शन की है प्रोटॉन की, ये हमने एक तो देखनी होती है। और हमने देखना है कुछ जगह पे फैटी टिश्यूज़ को देखना है और कुछ जगह पे हमने फ्लूइड्स को देखना होता है, ठीक है? तो हमने डिपेंड करता है हमने आया कि फ्लूइड को देखना है या हमने फैटी टिश्यू को देखना है। तो इसी की बुनियाद पे हमने जो है ना सीटी स्कैन को T1 वेटेड सीटी स्कैन और T2 वेटेड इमेजिंग के ऊपर जो है ना वो हमने इसको डिवाइड कर दिया है। देखो T1 जो है ना, A1 हमारी चर्बी है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने जो है ना वो, इसका दूसरा नाम होता है फैट वेटेड इमेजिंग, इसको हम कहते हैं। इसके अंदर हमने बेसिकली फैट को देखना। जब ये करेंगे तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, जो फैट होगा ना वो आपको बिल्कुल लाइट कलर का नज़र आएगा, जबकि जो फ्लूइड होगा
वो आपको डार्क कलर का नज़र आएगा, आप फैट और फ्लूइड के अंदर डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है? तो आपको जो चीज़ चाहिए वो आपने लिखना है। अब ये बेसिकली करते क्यों हैं, जिसके अंदर हमने फैट को लाइट रखना है, फ्लूइड को डार्क रखना है। हमने अगर किसी चीज़ की एनाटॉमी को देखना है तो हमने T1 वेटेड इमेजिंग जो है ना वो कर लेनी होती है। ईज़ी हो गया। T2 वेटेड इमेजिंग में बेसिकली क्या है, 2 नंबर पानी यूँ याद कर लो, मतलब ये इसको हम कहते हैं फ्लूइड वेटेड, या इसको हम कहते हैं वाटर वेटेड इमेजिंग, ठीक है? अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोज़िट कर दो। इसके अंदर जो पानी होगा ना, जो वाटर होगा, वो अब यहाँ पे लाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है? जो अब देखेंगे इमेजिंग के ऊपर, अगर वो लाइट कलर का पानी नज़र आ रहा है तो हमें पता है ये T2 वेटेड है। और जो हमारे पास फैट होगा, वो यहाँ पे अब काला कर देना, जला देना है फैट को, मैंने यूँ याद किया, यहाँ पे जला देना है और फार जो है ना वो आपको डार्क कलर का नज़र आएगा। अब ये इसमें हम क्या होगा, जो जली हुई चीज़ है वो हमें पैथोलॉजीज़ के बारे में बताएगी। तो ये वाला जो T2 वेटेड इमेजेस है ना, ये हमने चेक करनी होती है कोई भी पैथोलॉजीज़ के लिए, हम ये वाला जो है ना वो इमेजिंग कर लेते हैं। तो ये ईज़ी हो जाता है हमें डिटेक्ट करने में, हम ईज़िली इसको देख लिया करते हैं। ठीक, अब बुक के अंदर एमआरआई के अंदर वो लिखा हुआ कि ये 1980 के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना इसको इंटरवेंशन की गई थी और इंटरेक्शन किया गया था रेडियो वेव्स का और एटॉमिक न्यूक्लियाइज को जो है ना बॉडी के अंदर में देखी गई थी। हाइड्रोजन एटम को जो प्रेजेंस है नंबर है वो केमिस्ट्री वाली बातें कोई इतना याद नहीं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? हमने एमआरआई की है, इसका क्या फ़ायदा हमें हो गया है? ठीक है, क्यों हमने एमआरआई को प्रेफ़र किया? एक तो ये जो है ना वो एडवांटेजेस में ये हमारे पास है, नॉन हार्मफुल है ये, ठीक है? इसके अंदर कोई भी हमें कोई खतरे की बात नहीं है एज़ सच इतनी, ठीक है? और इमेज मोर इन सेक्शन हमारे पास होता है, ठीक है? डिटेल्ड सेक्शन के अंदर जो है ना वो हमें इमेजेस मिल जाती है और मल्टी सेक्शन स्लाइसेस जो है ना इमेजेस के मिल जाते हैं। ठीक है? मल्टी सेक्शन जो है ना वो आपको स्लाइसेस इमेजेस के मिल जाते हैं और ये हमें देता है डिटेल्ड एनाटॉमी जो है ना वो देता है, गिव डिटेल्ड एनाटॉमी जो है ना वो हमें देगा। और साथ में ये जो एमआरआई है ये ज़्यादा सेंसिटिव भी है, मोर सेंसिटिव है और इससे हमें क्लियर जो है ना वो इमेज जो हमें मिल जाती है। ये है एडवांटेजेस। ठीक है? जिस तरह हमने सीटी स्कैन में कंट्रास्ट किया था, इसी तरह हम एमआरआई के अंदर भी ना कंट्रास्ट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे इसे कहते हैं कंट्रास्ट एमआरआई। इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं गैडोलियम कंट्रास्ट, ठीक है? जी से शुरू, आपको ये याद है ना, गैडोलियम जो है ना वो कंट्रास्ट जो है ना वो आपने इसके अंदर करना होता है जी से में। अच्छा, जब हमने एमआरआई के अंदर हमने वेसल्स को देखना है, तो उसको फिर हम एमआरआई नहीं कहेंगे, उस टेक्नीक को हम कहेंगे एमआरए। जो वेसल के लिए है वो हमारे पास है एमआरए, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी इसको हम कहते हैं, एमआरए। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ किसी डाई की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। जो ख़ास ब्लड वेसल है ना, इसके ऊपर हम फोकस कर देते हैं, वही मैग्नेटिक रेजोनेंस उसके ऊपर रेडियो वेव मारते हैं, हमें ईज़िली डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो है ना वो कोई भी डाई वगैरह डालने की एज़ सच ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने जो है ना वो रेडियो वेव को क्या करना है, फ़ोकस करना है वेसल के ऊपर, ठीक है? मैं क्या करूँगा जी, रेडियो वेव्स को उन वेसल के ऊपर फ़ोकस करूँगा, वो विज़ुअलाइज़ हो जाएँगी। वहाँ पे जो प्रोटॉन की अरेंजमेंट है ना, वो वहाँ पे हमने चेक कर लेनी है। तो जब वो उनको अरेंज, डी-अरेंज और फिर रीअरेंज करेंगे तो हमें जो इमेज मिल जाएगी ना, तो ये वाली। ये इसका यही फ़ायदा है कि ये एक तो नॉन इन्वेसिव है, आपको कोई डाई वगैरह का खतरा नहीं है और नंबर सेकंड पे हमारे पास नो कैनुला, आपने किसी किस्म का कैनुला वगैरह भी नहीं लगाया, तो जो जो मरीज़ डर रहे होते हैं हमें कोई सुई चुभवाएँगे, वो भी इसमें रूल आउट हो जाता है। ठीक है? फिर आपने 2 लफ़्ज़ सुने, एमआरसीपी और ईआरसीपी, ठीक है? इसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एमआरसीपी ये जो अमूमन हेपेटोलॉजिस्ट वाले हैं ना, इनको बड़ा ये होता है। जिस तरह अफ़ान कैसर जो है ना वो कर रहा होता है, एमआरसीपीयाँ कर रहा होता है, ईआरसीपीज़ कर रहा होता है। इसी तरह जब हमने बिलियरी स्ट्रक्चर्स को देखना है, पैंक्रियाटिक स्ट्रक्चर को रेजोनेंस करना है, ठीक है? लीवर हो गया और हमारे पास पैंक्रियाज वगैरह, इसकी जो है ना स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है? तो इसके लिए जो टेक्नीक है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी, ठीक है? एमआरसीपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी। अच्छा, ये हमें यहाँ पे हमें ना कभी-कभार कंट्रास्ट भी डालना पड़ जाता है आउटसाइडर, ताकि हमें और विजुअलाइज़ हो जाए इस चीज़ें, ठीक है? यहाँ पे हमने हेल्प करती है ये, एक तो स्टेजिंग, अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई लीवर का कोई कैंसर है, कोई पैंक्रियाज़ का ट्यूमर है, स्टेजिंग के ऊपर, और हमें डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ेज़ के अंदर जो है ना वो हमें बताती है। कभी-कभार ये बोन्स की पैथोलॉजीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर लिया करते हैं।
ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है एमआरसीपी की एमआरसीपी कह रहा हूँ ये पूरे की एमआरआई की। इसकी लिमिटेशन ये है कि एक तो हर बंदा इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये अच्छा खासा महँगा टेस्ट होता है। अगर आप एज़ अ सिविलियन जाके करवाएँ ना, तो ये आपको मोर और लेस 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा का पड़ जाएगा। अभी मुझे रेट नहीं पता, लेकिन ये टू एक्सपेंसिव हमें हो जाता है। कुछ तो 20,000 भी ले रहे हैं, लेबॉरेटरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर फिर वो नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, आपको इसके लिए कोई ख़ास शहर में जाना पड़ता है, कहीं भी आम जगह जिस तरह एक्स-रे हो जाते हैं आम लेबॉरेटरी, वो नहीं कर सकते, ठीक है? और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा तो बंदे को चाहिए ही चाहिए इसके लिए, ठीक है? तो इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन ये है कभी भी हम इसको इमरजेंसी में नहीं कर सकते। जिस तरह सीटी स्कैन में आया ना बंदा, उसका हेड इंजरी होगी तो हम सीटी स्कैन फ़ौरन से कड़क करके 1 मिनट में इमेज आ गई। एमआरआई में इस तरह नहीं हो सकता कि ये हमें एज़ अ इमरजेंसी इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसके अंदर फिर एक और लिमिटेशन है कि जो चीज़ें हरकत वाली हैं, जिस तरह हमारे पास हार्ट हो गया, ठीक है? या फिर कोई भी ऐसा मूविंग ऑर्गन है जो बार-बार फड़फड़ा रहा है, तो उसके लिए ये इमेजिंग जो है ना वो ख़राब हो सकती है। क्यों? जब दिल एक जगह पे साकत ही नहीं है, तो इसके अंदर प्रोटॉन खुद को अरेंज ही नहीं कर पा रहे, वो मुसलसल हिलते रहे, हिलते रहे, हिलते रहे मैग्नेटिक रेजोनेंस में। तो फिर हार्ट के ऊपर जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते ना, ठीक? और इसके अलावा जिन लोगों का इम्प्लांट लगा हुआ है, उन्होंने दाँतों का इम्प्लांट करवाया, उनकी हड्डी टूटी, उन्होंने इम्प्लांट लगवाया हुआ है, ठीक है? या कोई भी पेसमेकर दिल के ऊपर रखवाया हुआ है, तो उनके अंदर या फ़ॉरेन बॉडी में यूँ कह लें कि उसने कान के अंदर कोक्लियर इम्प्लांट लगाया हुआ है, तो इम्प्लांट के ऊपर कभी भी आप एमआरआई नहीं कर सकते। हिस्ट्री में हमेशा एमआरआई करने से कोई आपको कोई इम्प्लांट तो नहीं लगा हुआ, आपने इस तरह का कोई नहीं किया था, ठीक है? तो और ये हम इवन के फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसीज़ के अंदर भी इसको नहीं कर सकते, ये इतना ख़तरनाक हो सकता है उसके लिए, ठीक है? प्रेगनेंसी के अंदर नहीं कर सकते, इम्प्लांट अगर किसी ने लगवाए हुए हैं, कोक्लियर इम्प्लांट हो गया, बोनी इम्प्लांट लगाया है, दाँतों का इम्प्लांट लगाया हुआ, तो उसके अंदर हम नहीं कर सकते। तो ऐसा मरीज़ फिर बेचारा क्या करेगा? ये लिमिटेशन है इसकी एमआरआई की, ठीक है? तो ये हमारे पास मोटी-मोटी सी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दी हैं। यहाँ वो यही कह रहा है 1980 में इंटरेक्शन हमारे पास होता है जी न्यूक्लियाई के आपस के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं, हाइड्रोजन एटम जो है ना वो प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जिसे वो कह रहा है अलाइन करते हैं, उसके ऊपर हम रेडियो वेव्स जो है ना वो मारते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, बाकी प्रीवियस अलाइनमेंट रिलैक्सेशन के अंदर आती हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है ना सिग्नल हम डिटेक्ट कर लेते हैं कॉइल के ज़रिए, ठीक है? और पेशेंट के अराउंड और हमारे पास फाइनल इमेज कंप्यूटर के अंदर आ जाया करती है। T1 वेटेड होता है, T2 वेटेड होती है, मैंने इन दोनों के बारे में आपको फ़र्क बता दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर वो एक टेबल है कि फैट वेटेड T1 होता है, ठीक है? और यहाँ पे फ्लूइड अपीयर डार्क, और फैट जो है ना वो हमारे पास लाइट या ब्राइट कलर का नज़र आ रहा है ना, ठीक है? लाइट या ब्राइट कलर का होता है। जबकि यहाँ पे बिल्कुल अपोज़िट है, फ्लूइड अपीयर ब्राइट, और यहाँ पे फैट जो है वो काला लेस ब्राइट, यानी कि वो काले का रंग का होगा, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है कि पैथोलॉजीज़ के लिए होता है, ये एनाटॉमी के लिए होता है, मैंने बता दिया। नो रेडिएशन, नो बोनी आर्टिफैक्ट हो गया, मल्टी सेक्शनल होती हैं, ये आपको एमआरआई मशीन नज़र आ रही है, ठीक है? तो इसके अंदर मरीज़ कभी-कभार लेटने में भी जो है ना बेनिफिट यूज़ है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए। अगर हार्ड टिश्यू बोन के लिए वो सीटी स्कैन है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम एमआरआई करते हैं, ठीक है? ऑर्गन के लिए, ठीक है? और बाकी वो एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो इसका बहुत कम है। गैडोलियम जो है ना इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस एन एलर्जी। तो मैंने जो आपको कंट्रास्ट बताया था गैडोलिनियम, ठीक है? तो वो हमारे पास यहाँ आ गया। एमआरआई में डिटेक्शन है, बाकी एमआरआई जो है ना मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, अगर वो आपने वहाँ पे करनी है, एमआरसीपी मैग्नेटिक कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी होता है जो हम ये लीवर वाले कर रहे होते हैं मोस्टली। बाकी स्टेजिंग के लिए कार्सिनोमास के लिए एक्सपोजर टू द रेडिएशन हमने अवॉइड, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? मैग्नेटिक रेजोनेंस में हार्ट वाल्व अगर किसी ने मेटेलिक इम्प्लांट अगर किसी ने पेसमेकर लगाया, कोक्लियर है, या क्रेनियल एंजियोक्लिप्स लगाए हुए हैं वो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में हम जो है ना, और क्लेस्ट्रोफोबिया, मतलब कुछ लोगों को ना तंग जगह में जाते हुए बड़ी घबराहट होती है, तो उससे हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है ना ये हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि वो हम नहीं कर सकते। मरीज़ जो डर जाता है, हो सकता है उसको कोई कार्डिक अरेस्ट हो जाए इस दौरान। कुछ लोग हैं ना तंग जगह पे जाने पे कहते डरते हैं वो, ठीक है? तो हाइट से कुछ लोगों को होती है, इसी तरह ये क्लेस्ट्रोफोबिया भी है हमारे पास। एक्सट्रीम इरिटेशन फ़ियर हमारे पास जो होता है ना कन्फाइंड प्लेसेस के ऊपर जो होता है, तो वो उसके अंदर ये देखो ना तंग सी जगह, तो मरीज़ डर जाते हैं, तो ये भी हमारे पास। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर रेडियो न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन, वो एक वीडियो में हम करके इंशाल्लाह ये लास्ट हमारा होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं दिखा रहा था, बस ठीक है, ये